नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे भारत के सबसे ताकतवर और वीर माने जाने वाले राजपूत राज्यों ने बिना कोई बड़ी जंग लड़े अपनी आज़ादी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दी। अब सोचिए जरा, ये इतिहास का कितना बड़ा रहस्य है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने स्वाभिमानी राजाओं ने अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। बिना किसी निर्णायक युद्ध के भारत का सबसे आज़ाद और निडर इलाका आखिर अंग्रेजों के सामने कैसे झुक गया? इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम उस दौर के खतरों से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने एक बेहतरीन समाधान का वादा किया। इसके बाद हम उन राज्यों की पूरी टाइमलाइन और इस खेल के मुख्य खिलाड़ियों पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस तथाकथित सुरक्षा की असल कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो चलिए सबसे पहले उस समय के राजपूताना की कमजोरियों को समझते हैं। आखिर 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इन राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया था? सच कहूं तो हालात बहुत खराब थे। राजपूत राजा मराठों और पिंडारियों के लगातार और बहुत हिंसक हमलों से बुरी तरह टूट चुके थे। मराठों को दिए जाने वाले भारी भरकम टैक्स ने उनके खजाने पूरी तरह खाली कर दिए थे। और तो और उनके अपने ही सामंत यानी लोकल नोबल्स भी आज़ाद होने के लिए बगावत कर रहे थे। मतलब बाहर से भी हमले और अंदर से भी बगावत, ये उनके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म था। उन्हें किसी भी हाल में बाहरी मदद की दरकार थी। अब ऐसे नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और क्या गजब का दिमाग लगाया उन्होंने एक ऐसा मौका देखा जहां वो बिना कोई भी युद्ध लड़े इन्हीं लोकल राजाओं के पैसों से अपनी एक विशाल और आधुनिक सेना खड़ी कर सकते थे। अंग्रेजों की रणनीति में आए इस बड़े बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली जो सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधियां लाए थे, उनमें राज्यों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। वो बस मददगार थे। लेकिन गेम पलटा 1817 से 1823 के बीच, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबऑर्डिनेट ट्रीटीज यानी अधीनस्थ संधियां पेश की। इनमें कोई बराबरी नहीं थी। इनमें साफ कर दिया गया कि अंग्रेज ही सुप्रीम है और राज्यों को पूरी तरह उनके अधीन रहना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सुरक्षा के बदले में राजाओं को आखिर देना क्या पड़ा? शर्तें एकदम साफ थीं। राजा को अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना रखने का पूरा खर्च उठाना होगा। उनके दरबार में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा जो सब पर नजर रखेगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरे राज्यों के साथ बातचीत करने या विदेश नीति तय करने का सारा हक अब अंग्रेजों का होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी संप्रभुता का पूरा सरेंडर था। तो चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक ये ताकतवर राजपूत राज्य ताश के पत्तों की तरह इन समझौतों के आगे ढहते चले गए। टाइमलाइन की शुरुआत हुई सितंबर 1803 में, जब भरतपुर के शासक रंजीत सिंह ने सबसे पहले वेलेस्ली की संधि पर साइन किए। उनके तुरंत बाद नवंबर 1803 में अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने भी रक्षा का समझौता कर लिया। लेकिन अंग्रेजों का असली मास्टर स्ट्रोक आया नवंबर 1817 में, जब करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह ने हेस्टिंग्स की उस पहली अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। करौली के बाद तो जैसे एक बाढ़ सी आ गई। 1817 के ही आखिरी महीनों में टोंक और कोटा ने भी हामी भर दी। और फिर जनवरी 1818 आते आते जोधपुर और उदयपुर जैसी सबसे बड़ी और प्रभावशाली रियासतों ने भी घुटने टेक दिए। ये सिलसिला साफ दिखाता है कि कैसे एक एक करके सारी बड़ी शक्तियां मजबूरी में ब्रिटिश छतरी के नीचे आती चली गई। कुछ ही महीनों में यानी 1818 की शुरुआत तक बूंदी, बीकानेर और जयपुर भी संधि कर चुके थे। अब बचा था तो सिर्फ सिरोही। सिरोही में आखिरकार सितंबर 1823 में साइन किया। पता है इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि सिरोही तो पहले से ही मारवाड़ का हिस्सा है। इस तरह सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर पूरा का पूरा राजपूताना ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था। अब इस पूरी कहानी के मुख्य किरदारों की बात करते हैं। ये बिना खून बहाए जीती गई इतनी बड़ी बाजी थी जो ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों की एक बहुत खास टीम के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं थी। देखिए, भले ही पूरा प्लान और जाल गवर्नर जनरल वेलेस्ली और हेस्टिंग्स ने बिछाया था, लेकिन असली ग्राउंडवर्क किया चार्ल्स मेटकैफ ने। दिल्ली के इस रेजिडेंट ने लगभग सभी संधियों को पर्सनली फाइनलाइज किया था।
और हाँ, कर्नल जेम्स टॉड को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने ही तो ग्राउंड लेवल पर जाकर आक्रामक कूटनीति की और मेवाड़ समेत कई रियासतों को ये भरोसा दिला दिया कि उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही सुरक्षित रह सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जब संधियों पर साइन हो गए और अंग्रेजों ने अपना सुरक्षा कवच बना लिया, तो उसके बाद जमीनी हकीकत क्या थी? आखिर इस तथाकथित सुरक्षा की असली कीमत क्या थी? हकीकत बहुत कड़वी थी। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि खुला शोषण था। राजाओं के पास सिर्फ नाम की सत्ता रह गई थी। उनकी विदेश नीति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो बस विलासिता में डूब गए और अपनी ही आम जनता से उनका कनेक्शन टूट गया। अंग्रेजों की सेना का खर्च उठाते उठाते राज्यों का खजाना खाली हो गया। और सबसे बड़ा दर्द ये था कि राजाओं की जो अपनी पुरानी पारंपरिक सेनाएं थीं, उन्हें एक एक करके हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। और इन रियासतों पर अपनी पकड़ एकदम लोहे जैसी मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने 1832 में एक नया पद बनाया, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, यानी AGG। इसका ऑफिस अजमेर में बनाया गया और बाद में गर्मियों के लिए इसे माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया। इस एक कदम ने लोकल पॉलिटिकल एजेंटों पर सख्त नियंत्रण रखा और पूरे राजस्थान की सत्ता एक ही जगह पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा तंज देखिए, अंग्रेजों ने लोकल सेनाओं को हटाकर अपनी खुद की नई बटालियंस खड़ी कर दी, जैसे मेरवाड़ा बटालियन, शेखावाटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन और मेवाड़ भील कोर। जरा सोचिए, सेना अंग्रेजों की, कमांड अंग्रेजों का, लेकिन इन टुकड़ियों का भारी भरकम खर्च कौन उठा रहा था? वही लोकल राजा। मतलब अपनी ही गुलामी का बिल खुद ही पे करना पड़ रहा था। बात सिर्फ सेना तक ही नहीं रुकी। अंग्रेजों ने आखिरकार इन राज्यों की इकोनॉमी की रीढ़ ही तोड़ दी। उन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले नमक और अफीम के व्यापार पर पूरी तरह अपना एकाधिकार जमा लिया। 1893 का अफीम पर रॉयल कमीशन और सांभर नमक व्यापार पर उनका कब्जा इसी का नतीजा था, जिस पर ये रियासतें पहले आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर हुआ करती थीं। ये पूरी घटना हमें बताती है कि जो शुरुआत लुटेरों से बचने की एक हताश गुहार के रूप में हुई थी, उसने आखिरकार इन रियासतों को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। ये कोड एकदम सटीक बैठता है कि सुरक्षा बहुत ही तेजी से अधीनता और शोषण में बदल गई। तो चलिए इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब ये राजपूत शासक अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक शक्तिहीन ATM मशीन बनकर रह गए, उनकी सेनाएं छीन ली गईं और आम जनता भारी टैक्स के बोझ तले दब गई, तो क्या इसी घुटन और असंतोष ने 1857 के उस ऐतिहासिक और हिंसक विद्रोह की नींव नहीं रख दी थी? इतिहास की ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।